Today, from our section 2, we are going to see a poem 2.2, The Sower. Student, actually the poem The Sower, it is originally written in French by Victor Hugo, and it is translated into English by Torulata Dutt. So let us see the brief introduction of the poet. Victor Hugo, poet, novelist and dramatist of the 19th century, was the most important of the French romantic writers. तो यहाँ पे जो विक्टर ह्यूगो है, जो एक पोएट भी थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे, और जो फ्रेंच रोमांटिक राइटर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहचाने जाने वाले 19th सेंचुरी में के, तो इसमें के इस प्रकार के एक अच्छे पहचाने जाने वाले एक लेखक 19th सेंचुरी में के विक्टर ह्यूगो थे. दो रिगार्डेड इन फ्रांस एज वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट पोएट्स, कि फ्रांस में उन्हें देश का सबसे महान कवि समझा जाता था, फिर भी ही इज़ बेटर नोन फॉर नॉवेल्स एज नोटर डेम डी पेरिस 1831 एंड लेस मिजरेबल्स 1862, कि फ्रांस में सबसे बड़े कवि, देश का सबसे बड़ा कवि मतलब उन्हें माना जाता था, फिर भी वो अपने जो नॉवेल यहाँ पे जो नाम मेंशन किए हैं, नोटर डेम डी पेरिस 1831 में लिखा हुआ और लेस मिजरेबल 1862 में लिखा हुआ, इन नॉवेल के लिए वो बेस्ट नोन थे, प्रसिद्ध थे, पहचाने जाते थे. तो जो विक्टर ह्यूगो है उन्होंने ओरिजिनली इस पोएम को लिखा हुआ है जो कि फ्रेंच में है, और तोरुलता दत्त ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसलिए तोरुलता दत्त का भी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. तो तोरुलता दत्त अ बंगाली पोएट ऑल्सो नोन एज तोरू. तोरुलता दत्त एक बंगाली कवि थी और तोरू इस नाम से भी वो जानी जाती थी. रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है और फ्रेंच में भी लिखा हुआ है. वॉज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कोलकाता. तो उनका जन्म 4 मार्च 1856 में कोलकाता में हुआ था. शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन पोएटेस टू राइट वर्सेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो वो पहली इंडियन कवियत्री मानी जाती है, पोएटेस मानी जाती है, जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में वर्सेस मतलब कविताएं लिखी हुई है. शी ट्रांसलेटेड डजन्स ऑफ पोएम्स एंड कंप्लीटेड अ नॉवेल बिफोर हर डेथ एट द एज ऑफ 21. उन्होंने डजन्स ऑफ पोएम जो है ट्रांसलेट की हुई है, उनका जो है भाषांतर करके लिखी हुई है, एंड कंप्लीटेड अ नॉवेल बिफोर हर डेथ एट द एज ऑफ 21, और उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है अपने मृत्यु से पहले एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 साल की थी. 21 साल से पहले ही उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हुई है और नॉवेल भी लिखा है, और 21 साल के होते हुए ही उनका जो है देहांत हो गया था. हर पोएम्स सच एज सीता, लोटस एंड आवर कैजुअल ट्री आर वेल लव्ड. उनकी जो कुछ पोएम्स है यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, सीता है, लोटस है और आर कैजुअल ट्री है, ये वेल लव्ड है, मतलब वाचक लोगों में फेमस है, प्रसिद्ध है. द सोअर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम सीजन डेस सिविलिस ले सोयर. तो विक्टर ह्यूगो ने जो पोएम लिखी थी फ्रेंच में, जिसका टाइटल था सीजन डेस सिविलिस ले सोयर, तो इस पोएम का एक ट्रांसलेशन है सोअर. इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय तोरू दत्त फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश. तो इस पोएम को तोरू दत्त ने फ्रेंच लैंग्वेज में से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है. दो सोअर इज़ अ पोएम अबाउट अ फार्मर हु इज़ सोइंग सीड्स. तो सोअर क्या है? इट इज़ अ पोएम अबाउट अ फार्मर, एक फार्मर के बारे में, एक किसान के बारे में एक कविता है. वो क्या कर रहा है किसान? हु इज सोइंग सीड्स, जो अपने खेत में जो बीज है, बीज बोने का काम कर रहा है. ही हैज़ सीन मैनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ. तो किसान जो है उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारी खराब फसलें दिखी हुई है, हाँ, बहुत सारी खराब फसलें देखी हुई है. तो किसान का लाइफ ऐसा ही होता है जिसे बहुत सारी बैड हार्वेस्ट देखनी पड़ती है. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. फिर भी तो किसान के जीवन में तो बहुत बड़ी मुश्किलें आते हैं. मौसम भी कभी उसका साथ नहीं देता है,
कभी वर्षा कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो ऐसे बहुत सारे बैड हार्वेस्ट वो देखता है, बहुत सारी खराब फसलें वो देखता है, ऐसे समस्या को सामना वो करते ही रहता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हाउएवर ही इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग अ गुड हार्वेस्ट, फिर भी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, आशावादी रहता है, वो आशा कभी नहीं छोड़ता, वो निराश कभी नहीं होता, तो आशा करता रहता है हैविंग अ गुड हार्वेस्ट की कभी ना कभी तो अच्छी फसल उसे मिलेगी। एवरी टाइम ही टॉसेस ग्रेन, और इसी आशा के साथ वो क्या करता है, हर बार जो अनाज है वो अनाज खेत में फेंक देता है, डाल देता है, बो देता है, क्योंकि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, आशावादी रहता है, कभी भी डिप्रेस नहीं होता है, निराश नहीं होता है। सो स्टूडेंट, लेट अस सी द पोएम इन डिटेल। द सोवर सिटिंग इन अ पार्चवे कुल, पार्चवे यहाँ पे मीनिंग है, पार्चवे मीन्स अ वरंडा और अ कवर्ड शेल्टर इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के आगे जो कवर शेल्टर होता है उसे कहते हैं पार्चवे या फिर वरंडा उसे कहते हैं। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, ट्यूलाइट हास्टन्स ऑन टू रूल। तो पोएट जो है यहाँ पे नैरेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं सिटिंग इन अ पार्चवे कुल, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, ट्यूलाइट हास्टन्स ऑन टू रूल। तो कवि क्या कहता है कि जो बिल्डिंग के आगे जो शेल्टर वाला एरिया होता है, कवर शेल्टर वाला, उस एरिया में बैठ के, उस पार्चवे में, उस वरंडा में बैठ के मैंने क्या देखा, आई सी डाइंग सनलाइट फास्ट, मैंने बुझने वाला जो सूरज का लाइट है, डाइंग मीन्स हियर जब सूरज अस्त होता है उस समय जिस तरह से सूरज का जो भी किरणें हैं, प्रकाश है, वो कम हो जाती है, तो मैंने उस प्रकाश को, सनलाइट को कम होते हुए देखा। ट्यूलाइट हास्टन्स ऑन टू रूल, ट्यूलाइट मीन्स डिम लाइट बिटवीन डे एंड नाइट, ट्यूलाइट मीन्स डिम लाइट बिटवीन डे एंड नाइट, उसे संधि प्रकाश कहते हैं। तो क्या हुआ, सूरज तो डूब रहा था, सूरज का जो प्रकाश है वो कम हो रहा था, लेकिन जो संधि प्रकाश है, शाम के समय जो अंधेरा छाता है उसे ट्विलाइट कहते हैं, संधि प्रकाश। तो तब वो धीरे धीरे रूल पे आ रहा था, मतलब धीरे धीरे जो अंधेरा है वो अंधेरा जो है वो बढ़ रहा था, तो शाम का जो समय है वो हो चुका था। तब क्या हुआ, वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट, वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट, जो वर्किंग आवर्स है, वेल नाई मीन्स ऑलमोस्ट बट नॉट कंप्लीटली और एग्जैक्टली, जस्ट अबाउट, तो जस्ट अबाउट जो वर्किंग आवर्स थे वो खत्म होने पे आए थे, काम करने का समय खत्म होने पे आया था। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड, सूरज डूबने वाला था, तो जो शैडोज है वो सब तरफ फैल चुकी थी, अक्रॉस द लैंड सब तरफ शैडोज फैल चुकी थी। बट अ सोअर लिंगर स्टिल, फिर भी पोएट ने क्या देखा, बट अ सोअर लिंगर स्टिल, कवि कहता है फिर भी मैंने देखा कि एक जो सोअर है, मतलब एक जो फार्मर है जो बीज बोने का काम कर रहा है, ये लिंगर स्टिल, वो अभी भी अपने खेत में ही खड़ा था, वहाँ पे ही रुका हुआ था। लिंगर हियर रिमेन्स, लिंगर हियर रिमेन्स, हैंग्स अराउंड और रिमेन, ठीक है, तो वहाँ पे ही वो खड़ा था। ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंस स्टैंड्स, कैसा था, ओल्ड, उसका एज कैसा था, ही वॉज ओल्ड, ओल्ड था, वृद्ध था। इन रैग्स, उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे। ही पेशेंस स्टैंड, फिर भी धीरज के साथ वहाँ पे वो खड़ा था। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, जब मैंने उसके तरफ देखा तो मुझे कैसा लगा, आई फील अ थ्रिल, थोड़ा रोमांचक ये दृश्य मुझे लगा कि शाम होने वाली है, अंधेरा पड़ रहा है, फिर भी ये जो व्यक्ति है, किसान, सोअर, बीज बोने वाला, वो वहाँ पे ही अपने खेत में ही खड़ा है। ये देख के ये दृश्य मुझे थोड़ा थ्रिलिंग लगा। ब्लैक एंड हाई हिज सिलुएट, सिलुएट मीन्स शेप, आउटलाइन ऑफ समवन अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड। तो ये वो पोर्ट्रेट है, कैसा पोर्ट्रेट, प्रोफाइल पोर्ट्रेट एखादे व्यक्ति का, जब उस पीछे मतलब लाइट होता है और उसके जिस तरह से उसकी फिगर हमें दिखाई देती है, वो पोर्ट्रेट, ठीक है। सिलेट मीन्स उस व्यक्ति का पोर्ट्रेट। ब्लैक एंड हाई हिज सिलेट डोमिनेट्स द फोरोज डीप, फोरो, फोरो किससे कहते हैं, फोरो लाइन और ट्रेंच चैनल, जब जो फ्लो होता है
जिसे तिफन कहते हैं, हाँ तिफन वगैरह, हल जिसे कहते हैं हम, जब हल जमीन पे चलाते हैं तो जो हल के पीछे जो लाइन्स आती है उसे कहते हैं फरो. मराठी में चर, मराठीमध्ये चर असं त्याला म्हटलं जाते. जमिनीवर जे तिफन वगैरे ओढल्यावर चालवल्यावर जे चर उमटतात त्याला म्हटलं जाते फरोज. तो वहाँ पे जो लाइनें बनी हुई थी, डोमिनेट्स द फरोज डीप, तो क्या हुआ था, ब्लैक एंड हाई हिज सिलुएट, तब उसका पोर्ट्रेट, पोएट कहता है मुझे कैसे दिखाई दे रहा था, उस व्यक्ति की प्रतिमा ब्लैक एंड हाई, उसकी प्रतिमा काली काली दिखाई दे रही थी क्योंकि अंधेरा होने वाला था, सूरज डूबने वाला था, और जो भी लाइट तब था उसमें उसकी जो प्रतिमा है थोड़ी ब्लैक मुझे दिखाई दे रही थी. डोमिनेट द फॉरेस्ट डीप, उस प्रतिमा ने क्या किया था, जो वहाँ पे ज़मीन के ऊपर, उसके लैंड के ऊपर जो फरोज थे, हल के वजह से निकले हुए जो लाइन्स थी उसको डोमिनेट करके रखा था पूरी. मतलब इतनी बड़ी प्रतिमा कवि को उसकी लग रही थी कि सारे फरोज को उसने डोमिनेट करके रखा था, ढक के रखा था. नाउ टू सो द टास्क इज सेट, अब जो जमीन है वो बोने के लिए तैयार थी, सीड बोने के लिए पूरी तरह से तैयार थी. फरोज वगैरह निकाल के रखे हुए थे, सिर्फ जो सीड है, बीज है, वो बोना ही बाकी था. सुन शैल कम टाइम टू रीफ, कि क्या होगा, वो बीज बोएगा, फिर जल्दी ही उसको रीपिंग करने का टाइम भी आएगा. वो जो भी फसल वहाँ पे बो रहा है वो फसल काटने का समय भी आएगा. ऐसा पोएट सोचने लगा. मार्चेस ही अलॉन्ग द प्लेन टू एंड फ्रो एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेसियस ग्रेन. प्रेसियस मीन्स मूल्यवान, प्रेसियस मतलब वैल्यूएबल, मूल्यवान, ग्रेन वही अनाज, धान. तो क्या हुआ, सुन शैल कम अ टाइम टू रीप मार्चेस ही अलॉन्ग द प्लेन टू एंड फ्रो. तब वो व्यक्ति क्या करने लगा, उसका जो प्लेन है, उसका जो भी फार्म है, उस फार्म के ऊपर, लैंड के ऊपर आगे पीछे चलने लगा. एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रेसियस ग्रेन, तो दूर दूर अपने हाथ से जो प्रेसियस ग्रेन है, जो बहुत ही वैल्यूएबल, उसके लिए मूल्यवान प्रकार का जो अनाज है, धान है, वो फेंकने लगा. उसके बीज वो ज़मीन में जो है बोने लगा, या फिर स्कैटर करने लगा, फेंकने लगा, फैलाने लगा. म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड. म्यूज मतलब रेस्ट इन थॉट, रिफ्लेक्ट, विचार करना, सोचना. म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप. स्ट्राइड मीन्स टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes, gestures उसका रूप, स्वरूप, are august. August का मतलब यहाँ पे नोबल, डिग्निफाइड और इम्प्रेसिव. ऑगस्ट का मतलब नोबल, डिग्निफाइड और इम्प्रेसिव, प्रभावी. एंड स्ट्रेंज हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज. तो क्या हुआ, कवि कहता है म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड, जब मैंने उसे लॉन्ग स्टेप डालते हुए चलते हुए देखा, लॉन्ग स्टेप के साथ चलते हुए देखा, तब मैं सोचने लगा. म्यूज आए, तब मैं सोचने लगा. क्या सोचने लगा, डार्कनेस डिफेंस, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो बढ़ते जा रहा था. फेस द लाइट, जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो खत्म हो रहा था. नाउ हिज गेस्चर्स टू माइन आइज आर ऑगस्ट, उसका जो भी गेस्चर्स है, उसका जो भी स्वरूप है, मेरे आंखों को कैसे लग रहा था, बहुत डिग्निफाइड, बहुत नोबल, बहुत इम्प्रेसिव, बहुत प्रभावी लगने लगा था. एंड स्ट्रेंज हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काई. और स्ट्रेंजनेस की एक बात थी, मुझे ये लगा उसकी जो हाइट है इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसकी जो है वो व्यक्ति जो स्टारी स्काईज है, तारों वाला जो आकाश है, उसको छूने लगा था. इतनी बड़ी उसकी जो हाइट है वो मुझे दिखने लगी थी. तो दूसरे शब्दों में वो जो फार्मर है, वो जो किसान है, वो कवि के नज़र में इतना बड़ा हुआ था, उसकी इमेज कवि के नज़र में इतनी ऊंची उठ चुकी थी कि वो मतलब इमेज आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी. इस तरह का वर्णन पोएट करते हैं, क्योंकि कवि के मन में उसकी प्रतिमा बहुत बड़ी हो चुकी थी. क्या था, तो पोएम में यही बताया हुआ है
कि किसानों का जीवन कैसा होता है। हर बार वो मतलब सीड बो तो देते हैं, बहुत सारे बैड हार्वेस्ट भी देखते हैं, बहुत ख़राब फसलें भी वो जीवन में देखते हैं, फिर भी वो निराश नहीं होते, हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहते हैं। वो कभी नहीं, जिस किसान को कभी देख रहा था, शाम का समय हो रहा था, रात होने वाली थी, फिर भी अपने खेत में वो खड़ा था, अंधेरा हो रहा था, फिर भी बीज बोने का काम वो कर रहा था, बो रहा था। इसलिए ऐसे समय में भी वो खेत में काम करता है, कोई समय नहीं देखता है, इसलिए कवि के मन में उसकी प्रतिमा बहुत बड़ी हो चुकी थी। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द पोएम द सोअर। टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।